कहाँ जा रहा है? यहाँ से निकल। मैं भाषण दे सकता हूँ। बेटा, ये लाल किला है, तेरा स्कूल नहीं। मैं बोल सकता। दिल्ली का लाल किला, इससे बड़ा मंच क्या हो सकता था? 26 जनवरी 2024, देश का 75वां गणतंत्र दिवस। आसमान में तिरंगे के रंगों वाली घटाएं, हजारों सैनिकों की टुकड़ियां, दुनिया भर के मेहमान और लाखों लोग जो आंखों से ये जलसा देख रहे थे। टेलीविजन चैनल लाइव थे, रेडियो पर हर शब्द सीधे सुनाया जा रहा था। देश के सारे बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, विपक्ष के नेता और राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि थे। ये मौका इतना बड़ा था कि हर नेता अपने भाषण के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा भाषण तो प्रधानमंत्री का होता है, और इस बार उन्होंने देश के सबसे प्रसिद्ध युवा भाषण लेखक और वक्ता डॉक्टर विक्रम को बुलाया था। वो लड़का जिसने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके भाषणों के वीडियो को करोड़ों व्यूज मिलते थे। ये एक परफेक्ट प्लान था, कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। सुबह के 9 बज रहे थे, लाल किले का मंच सजा हुआ था, माइक टेस्ट हो चुका था, सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था थी। लेकिन एक चीज गायब थी, डॉक्टर विक्रम। उनके मैनेजर की कार एक्सीडेंट में फंस गई थी। वो एम्स में थे, बेहोश। कॉल नहीं उठी, मैसेज नहीं गए, सिर्फ एक ठंडा सा मैसेज आया, सॉरी, इमरजेंसी, कैन मेक इट। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव के माथे पर पसीना था। ये कैसे हो सकता है? भाषण तैयार था, वो लिख चुके थे, लेकिन उसे पढ़ेगा कौन? जो भी पढ़ेगा वो विक्रम की आत्मा नहीं डाल पाएगा। राष्ट्रपति ने पूछा, कोई विकल्प? कोई नहीं महामहिम, हमने देश के टॉप 5 वक्ताओं को कॉल किया, कोई भी अभी यहाँ नहीं पहुंच सकता, सभी दूर है। मौका टिक टिक करता जा रहा था। भाषण का समय सुबह 10 बजे था, 90 मिनट बचे थे। लाल किले के पिछले हिस्से में, जहाँ सिक्योरिटी की छोटी गेट थी, एक लड़का कूड़े के डिब्बे के पास खड़ा था। उसने वहीं से भाषण की तैयारी देखी थी। वो भिखारी नहीं था, लेकिन लोग उसे भिखारी ही समझते थे। उसका नाम था आकाश, उम्र शायद 14 या 15। वो जानता भी नहीं था सही से, कागजों पर कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे, एक पुराना स्वेटर जो किसी से मिला था, उसके नीचे एक कुर्ता जो रंग उड़ा हुआ था। पैंट इतनी लंबी नहीं थी, उसके घुटने दिख रहे थे। चप्पल तो थी ही नहीं। वो नंगे पांव था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था, एक चमक, एक जिज्ञासा, एक भूख। भूख भोजन की नहीं, ज्ञान की। वो लाल किले के बाहर रहता था, वही एक झुग्गी में जहां उसकी दादी थी। उसने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन उसने हर भाषण सुना था। हर बार जब कोई नेता लाल किले पर आता, वो किसी तरह से नजदीक खड़ा हो जाता। सुरक्षा वाले उसे भगा देते, लेकिन वो फिर आ जाता। आज जब उसने सुना कि मुख्य वक्ता नहीं आएगा, तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सुना कोई विकल्प नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो इतने बड़े मंच पर इतने बड़े नेताओं के सामने भाषण दे सके। उसी पल आकाश ने कूड़े का डिब्बा छोड़ दिया। वो सीधे उस ग्रुप की तरफ बढ़ा जहां प्रमुख सचिव खड़े थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे रोक दिया। कहाँ जा रहा है? यहाँ से निकल। लेकिन आकाश ने जोर से कहा, मैं भाषण दे सकता हूँ। प्रमुख सचिव ने घूमकर देखा, एक फटे कपड़ों में लड़का, उसके पैर गंदे थे, बाल उलझे हुए थे। वो हंसा, बेटा, ये लाल किला है, तेरा स्कूल नहीं। आकाश ने फिर कहा, मैं बोल सकता हूँ, मैंने हर भाषण सुना है, मुझे याद है। राष्ट्रपति ने आगे बढ़कर कहा, तू कौन है? आकाश ने कहा, यही नजदीक रहता हूँ। स्कूल में पढ़ता है? आकाश ने सिर झुकाया, नहीं। तब प्रधानमंत्री खुद आगे आए। उन्हें देखकर आकाश का दिल धक धक करने लगा। वो तो टीवी में ही देखा था उन्हें, आज सामने थे। प्रधानमंत्री ने धीरे से पूछा, तुझे कैसे पता कि क्या कहना है? आकाश ने अपनी जेब से एक पुराना कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर कुछ लिखा था, मैंने खुद लिखा था, पिछले साल 15 अगस्त को सुना था, तब से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने वो कागज लिया। उस पर बचकानी लिखावट में कुछ बातें लिखी थी। गणतंत्र मेरे लिए क्या है? जब मैं भूखा हूँ तो मुझे मुफ्त दाने वाली लाइन, जब मैं बीमार हूँ तो झुग्गी के पास वाला अस्पताल जहाँ मेरी दादी को नहीं मिलता बेड, जब मैं स्कूल जाता हूँ तो गेट के बाहर से देखता हूँ कि बच्चे क्या पढ़ते हैं। गणतंत्र मेरे लिए यही है, जब मैं लाल किले पर आता हूँ तो सुरक्षा वाले मुझे दूर भगाते हैं, क्योंकि मेरी जेब में नाम है लेकिन कोई पहचान नहीं। प्रधानमंत्री ने वो कागज राष्ट्रपति को दिखाया। हॉल में सन्नाटा था। ये लड़का क्या कह रहा था? ये तो देश के सामने रखी सबसे बड़ी असलियत थी। प्रधानमंत्री ने आकाश की तरफ देखा, तुझे डर नहीं लगेगा? ये मंच बहुत बड़ा है, पूरा देश तुझे देखेगा।
आकाश ने जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन बोलने से कम लगता है। ये वाक्य सुनकर प्रधानमंत्री की आंखों में चमक आ गई। ये वही भावना थी जो देश को आगे बढ़ाती है, डर के आगे जीत। ठीक है, तू बोलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे वही बोलना है जो तेरे दिल में है, नकल नहीं, कोई तैयार भाषण नहीं। आकाश ने सिर हिलाया, मैं तो वही बोलूंगा जो मैंने देखा है। उस वाक्य के साथ इतिहास बनने वाला था। आकाश को तुरंत सुरक्षा चेक से गुजरना पड़ा। उसके कपड़े बदलने को कहा गया, लेकिन उसने मना किया, मैं इन्हीं कपड़ों में बोलूंगा, क्योंकि यही मेरी असलियत है। प्रधानमंत्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तू सही कह रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर आकाश का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे लाखों ढोल बज रहे हों। वो मंच की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नीचे देखा तो लाल किले के विशाल मैदान में लाखों लोग, दूर दूर तक सिर और टीवी कैमरे जो हर कोने में लगे थे। वो माइक के पास पहुंचा। वो उससे ऊंचा था। एक टेक्नीशियन ने माइक का स्टैंड नीचे किया। साउंड चेक हुआ। आकाश ने हल्के से हाँ कहा। उसके कानों में शोर नहीं था, सिर्फ दिल की धड़कन थी, धक धक धक। प्रधानमंत्री ने उससे पहले मंच साझा किया। उन्होंने लोगों से कहा, आज हमारे साथ एक अतिथि वक्ता है। वो कोई बड़ा नेता नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, वो हमारे बीच से एक आवाज है। हजारों लोग चुप हो गए। हैरानी थी, आश्चर्य था, कौन था ये लड़का? आकाश ने माइक पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पानी मांगा। शायद राष्ट्रपति नहीं, उसे पानी का गिलास पकड़ाया। उसने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। बस इतना सुनकर ही लोगों में हलचल हुई। ये तो बच्चा था और फटे कपड़े, लेकिन आकाश ने आंखें बंद कर ली। उसे लोग नहीं दिख रहे थे, उसे केवल वह दिख रहा था जो उसने देखा था। मैं आज आपसे गणतंत्र के बारे में बोलने आया हूँ, लेकिन मैंने इसे किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने इसे सड़कों पर जिया है। जब मैं छोटा था, मेरी दादी कहती थी, आकाश, हमारा देश आजाद है। मैं पूछता, दादी, आजादी क्या होती है? वो कहती, जहाँ कोई गुलाम नहीं। मैं कहता, तो हम गुलाम क्यों हैं? वो चुप हो जाती, क्योंकि मैंने देखा जब हमारी झुग्गी तोड़ी गई तो हम चुप रहे, क्योंकि हमें कोई सुनता नहीं था। जब मैं अस्पताल के बाहर खड़ा था तो दादी को बेड नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड नहीं था। जब मैं स्कूल देखा तो मेरे नाम की फीस थी। मेरे पास नाम तो था, लेकिन पैसे नहीं। तो मैंने सोचा, गणतंत्र क्या है? क्या ये सिर्फ एक दिन जब हम झंडा फहराते हैं? क्या ये सिर्फ एक भाषण है जो कोई लिख कर देता है? क्या ये सिर्फ एक छुट्टी है? वह रुका। पूरा लाल किला चुप था। लाखों लोगों की भीड़ में कोई हिला नहीं, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, नहीं, गणतंत्र वो नहीं है। गणतंत्र वह है जब एक सड़क का बच्चा भी कहे, मैं भी इस देश का हूँ। गणतंत्र वह है जब एक भिखारी की दादी को भी वही इलाज मिले जो किसी अमीर को मिलता है। गणतंत्र वह है जब मेरा नाम सिर्फ कागज पर नहीं, किसी की सोच में भी हो। आज आप लोग यहाँ खड़े हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पद है, लेकिन मेरे पास क्या है? सिर्फ आवाज। और आज मैंने सुना कि बड़े वक्ता नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी कार एक्सीडेंट हुई। और मैं सोचता हूँ, क्या हमारे देश में सिर्फ कार वालों की ही आवाज सुनी जाएगी? ये सुनकर मंच पर बैठे नेता शर्मिंदा हो गए। प्रधानमंत्री ने आंखें झुका ली। मैंने सुना है, संविधान में लिखा है सबको समान अधिकार, लेकिन मैंने देखा है कि जब मैं संविधान की कॉपी मांगता हूँ तो कोई देता नहीं, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। संविधान तो मुफ्त होना चाहिए, है ना? आज मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं कोई बड़ा नेता बनना चाहता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने सुना कोई वक्ता नहीं है। और मैं सोचता हूँ, क्या हमारे देश में भाषण सिर्फ डॉक्टरेट वाले ही दे सकते हैं? क्या गणतंत्र सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का है? अगर ऐसा है तो मैं गणतंत्र नहीं चाहता, क्योंकि मेरे दादी ने कहा था, आजादी में सब शामिल है। तो गणतंत्र में क्यों नहीं? मैं आज आपसे कुछ नहीं मांगता, ना पैसा, ना घर, ना कपड़े। मैं तो वैसे भी फटे कपड़ों में रह लूंगा, लेकिन मैं मांगता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा गणतंत्र बना सकते हैं, जहां मेरा नाम भी किसी लिस्ट में हो, जहां मेरी दादी को भी वही दवाई मिले जो आपको मिलती है? क्योंकि यही तो असली गणतंत्र है, जब हर आकाश को आसमान मिले। और ये कहते ही आकाश ने माइक नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा पूरा लाल किला खड़ा था। लाखों लोगों में से कोई बैठा नहीं था, हर कोई खड़ा था। और तालियां ऐसी जैसे बारिश हो रही हो। प्रधानमंत्री खड़े हो गए, राष्ट्रपति खड़े हो गए, हर नेता, हर मंत्री, हर सैनिक खड़ा था। आकाश को लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। प्रधानमंत्री ने माइक लिया। आज मैंने सुना है वो जो मैंने कभी सुना नहीं। मैंने सुना है कि संविधान जिंदा है। ये लड़का आज हमें शर्मिंदा कर गया, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत कहा,
इसलिए क्योंकि उसने सच कहा। राष्ट्रपति ने आकाश को अपने पास बुलाया। तू क्या चाहता है? आकाश ने सोचा, पैसा, घर? नहीं। उसने दादी को याद किया। उसने उन बच्चों को याद किया जो रोज स्कूल के बाहर खड़े होकर देखते थे। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, उसने कहा। क्या? मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आज भाषण सुन रहे हैं वो कल स्कूल जा सके। जो बच्चे आज जुग्गी में हैं वो कल कह सके कि हमारा भी गणतंत्र है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तरफ देखा। प्रधानमंत्री ने कहा, तो यही होगा। आकाश के नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाएगा जहां हर उस बच्चे को शिक्षा मिलेगी जिसका नाम किसी लिस्ट में नहीं है। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा। ये आंसू डर के नहीं थे, ये आंसू शुरुआत के थे। 3 महीने बीत गए। आकाश अब लाल किले के पास वाले सरकारी आवास में रहता था। उसकी दादी का इलाज एम्स में चल रहा था। उसे स्कूल में दाखिला मिला था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे एक आवाज मिली थी। राष्ट्रपति ने उसे अपने भाषण लेखक के साथ काम करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री ने उसे हर महीने एक बार मिलने का वादा किया था। लेकिन आकाश के अंदर वही डर था, कहीं ये सपना न टूट जाए। एक दिन जब वो संसद भवन गया तो वहां कई नेता उसे घूर रहे थे। कोई कह रहा था, यही है वो भिखारी लड़का। कोई कह रहा था, किस्मत देखो, एक दिन में स्टार बन गया। लेकिन आकाश को ये बातें नई नहीं लगी। उसने यही सुना था जब वो सड़क पर गाता था, जब वो कूड़ा बीनता था। लेकिन आज वो मजबूत था क्योंकि उसके पास एक मकसद था। 6 महीने बाद 15 अगस्त आया। आकाश फिर लाल किले पर था। इस बार वो मुख्य मंच पर नहीं था, वो नीचे आम लोगों के बीच खड़ा था। उसने देखा कि कैसे कुछ बच्चे जो उसकी तरह फटे कपड़ों में थे सुरक्षा की बैरिकेड्स के पीछे खड़े थे। वो उनकी तरफ गया। क्या तुम लोग भाषण सुनना चाहते हो? उसने पूछा। एक छोटा लड़का, शायद 10 साल का, बोला, हमें अंदर नहीं जाने देते। आकाश ने मुस्कुराया, तो हम यहीं से सुनेंगे। उसने अपना फोन निकाला। उसमें एक ऐप था जो सीधे प्रसारण दिखा रहा था। वो बच्चों के बीच बैठ गया और भाषण सुनने लगा। जब भाषण खत्म हुआ तो उस लड़के ने पूछा, भैया तुम कौन हो? आकाश ने कहा, मैं वही हूं जो तुम हो, बस मुझे एक मौका मिल गया और मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी मिले। उसने उस लड़के का नाम पूछा, रोहन। चल रोहन, मैं तुझे एक जगह ले चलता हूं। और आकाश ने रोहन और सभी बच्चों को वही ले गया जहां उसे ले जाया गया था, एक स्कूल में जहां उसका नाम लिखा गया बिना फीस के। 1 साल बाद आकाश की एक एनजीओ चल रही थी, आकाश का गणतंत्र। उसमें 500 से ज्यादा बच्चे थे। सभी के पास आधार कार्ड था। सभी स्कूल जाते थे। सभी कहते थे, हमारा भी गणतंत्र है। आकाश खुद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, राजनीति विज्ञान। उसका लक्ष्य था, एक दिन वह भी उस मंच पर खड़ा होगा जहां से वो बोलेगा न कि भाषण बल्कि वादे। 26 जनवरी 2025 आकाश फिर लाल किले पर था। इस बार वो मुख्य मंच पर था, लेकिन अब वो फटे कपड़ों में नहीं था, साधारण कपड़ों में था, क्योंकि वो जानता था कपड़े बदल जाते हैं लेकिन आवाज नहीं। उसने भाषण दिया और इस बार उसने शुरुआत की उसी वाक्य से जो उसने 1 साल पहले कही थी, नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपसे गणतंत्र के बारे में बोलने आया हूँ। पूरा देश खड़ा हो गया, न कि उसके लिए बल्कि उसके सपने के लिए। आकाश ने जो संबोधन खत्म किया तो उसने नीचे देखा। वही लड़के खड़े थे जो 1 साल पहले उसे घूरते थे, जो कहते थे यही है वो वायरल लड़का। लेकिन आज वे उसके साथ आए। एक ने कहा, भाई हम भी तुम्हारी तरह कुछ करना चाहते हैं। आकाश मुस्कुराया, तो शुरुआत यहीं से करो। उसने उन्हें अपनी झुग्गी वाली जगह ले जाया जहां अब एक स्कूल बन रहा था, जहां लिखा था, हर आकाश को आसमान। रोहन, वो छोटा लड़का, अब उस स्कूल में 5वीं कक्षा का टॉपर था। उसने आकाश से पूछा, भैया मैं भी वो भाषण दूंगा जो तुमने दिया था? आकाश ने कहा, नहीं, तू वो भाषण दे जो तेरे दिल में है, क्योंकि गणतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर आवाज सुनी जाए। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि आकाश अभी भी लिख रहा है। वो हर 26 जनवरी को लाल किले पर जाता है, न भाषण देने के लिए, न मंच पर चढ़ने के लिए। वो जाता है उन बच्चों के पास जो अभी भी बैरिकेड्स के पीछे खड़े होकर देखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो ये भाषण तुम्हारे लिए है। क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती, वे यहीं से दूसरों के लिए शुरू होती हैं।
ये कहानी उन सभी आकाश को समर्पित है जो अभी भी आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि गणतंत्र उनका भी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा आकाश है जिसे आसमान चाहिए तो इस कहानी को शेयर करें। ये असंभव है, बस असंभव। सुरक्षा की 7 परतें तोड़ दी गई हैं। असंभव अभी अभी हुआ है राजीव। $800 करोड़ चले गए, गायब हो गए, न किसी बैंक में न ही किस्तों में। ये शून्य में है, एक भूत, कोई डिजिटल निशान नहीं है। इसे ढूंढो, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, वरना ये कंपनी एक भूत बन जाएगी। सुबह के ठीक 6 बजे थे। सर्दियों की धुंध अभी पूरी तरह छंटी भी नहीं थी, लेकिन बड़े बाजार के चौराहे पर चाय की दुकानों के शोर और गाड़ियों के हॉर्न का ऑर्केस्ट्रा शुरू हो चुका था। फुटपाथ के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक कंबल ओढ़े 15 साल का अर्जुन बैठा था। उसके सामने एक टूटा कटोरा पड़ा था। वो भीख मांगता था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखें कटोरे पर नहीं, बल्कि अपनी गोद में पड़ी एक उखड़ी हुई किताब के पन्नों पर थी, जिस पर उसने पेंसिल से कोड के नमूने बनाए हुए थे। ठीक उसके सामने शहर का सबसे भव्य ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस का कार्यालय था। कांच की 30 मंजिला इमारत, जहां से देश की आधी आईटी सेवाएं चलती थी। हर सुबह शानदार कारों से निकलकर युवा इंजीनियर अंदर जाते, हंसते, बातें करते। अर्जुन को कभी उसके गेट के पास भी खड़े होने की इजाजत नहीं थी। सिक्योरिटी वाले उसे हटा देते, कभी कभी धक्का देकर। भिखारी, दूर हटो यहां से। अर्जुन माफी मांगता हुआ सिर झुका लेता और अपनी जगह वापस लौट आता। उसी बैंक के पास एक पुराना एटीएम बूथ था, जिसका नेटवर्क अक्सर गड़बड़ा जाता। अर्जुन अक्सर उसके पास बैठा रहता। उसे वहां से एक विशेष प्रकार की बीप सुनाई देती थी जब भी कोई ट्रांजैक्शन फेल होता। दूसरों के लिए ये एक परेशान करने वाली आवाज थी। अर्जुन के लिए ये एक कहानी थी, एरर कोड की कहानी, जिसे वो अपनी किताब में लिख लेता। उस दिन दोपहर तक पूरा माहौल बदल चुका था। ग्लोबल टेक की इमारत से एक के बाद एक बड़े अधिकारी बाहर निकलते देखे गए, चेहरे पर आपदा लिखी हुई। अंदर बॉर्डरों में चीखें सुनाई दे रही थी। कंपनी के मुख्य सर्वर से 800 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं थी, ये कंपनी के फ्यूचर टेक फंड की चोरी थी, जो अगली पीढ़ी की एआई तकनीक पर शोध के लिए रखा गया था। पैसा न किसी बैंक अकाउंट में गया, न किसी क्रिप्टो वॉलेट में। वो डिजिटल अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो गया, जैसे किसी ब्लैक होल में समा गया हो। आईटी सिक्योरिटी हेड राजीव सिन्हा का पसीना छूट रहा था। ये असंभव है। हमारे पास 7 लेयर की सिक्योरिटी है। कंपनी के मालिक वरुण खन्ना गुस्से से बिफरे हुए थे। असंभव अभी हुआ है, पैसा गया है। अगर 2 घंटे में वापस नहीं आया तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। बाहर पुराने एटीएम बूथ के पास बैठा अर्जुन ये सब नहीं देख सका, लेकिन सुन रहा था। उसका कान जमीन पर था। सचमुच वो फुटपाथ पर कान लगाए बैठा था, क्योंकि उसे पता था कि इमारत के भूमिगत फाइबर ऑप्टिक केबल्स उसके नीचे से गुजरती है, और आज उन केबल्स में बहने वाले डाटा का स्वर बदला हुआ था। सामान्य गुनगुनाहट की जगह एक विचित्र रुक रुक कर का प्रवाह था, जैसे कोई हिचकियां ले रहा हो। अर्जुन ने अपनी फटी हुई जेब से वो पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसके पिता के हस्तलिखित नोट्स थे। उसके पिता एक छोटे इलेक्ट्रिशियन थे, जो कभी इसी इमारत में वायरिंग का काम करते थे। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद अर्जुन और उसकी मां सड़क पर आ गए, और फिर मां भी चल बसी। उस डायरी में सर्किट डायग्राम नहीं, डाटा फ्लो के पैटर्न थे। अर्जुन समझ गया, ये साधारण हैक नहीं था, ये एक छल था। सिस्टम को यह विश्वास दिलाया गया था कि पैसा सुरक्षित स्थानांतरण हो रहा है, जबकि उसे एक ऐसे डिजिटल लूप में धकेला जा रहा था जो खुद ब खुद मिट जाएगा। उसने देखा इमारत के बाहर पुलिस के गाड़ियां और मीडिया वैन जमा हो रही थी। एक आंतरिक आवाज ने कहा, अगर अब नहीं बोला तो ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। उसने अपना कंबल समेटा, टूटा कटोरा उठाया और सीधे ग्लोबल टेक के शानदार ग्लास गेट की ओर चल पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। अरे भिखारी, आज तेरी हिम्मत,
दूर हट। अर्जुन ने डटकर देखा। उसकी आवाज फटी हुई और कमजोर थी, पर दृढ़ थी। भैया, वो पैसा जो गया है वो अभी भी इन्हीं तारों में फंसा है। उसने नीचे फुटपाथ की ओर इशारा किया। बस रास्ता भूल गया है। गार उसे धक्का देने ही वाला था कि अंदर से एक औरत तेजी से बाहर आई। नीली सूट, चेहरे पर गहरी चिंता। ये नैना शर्मा थी, कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। क्या हुआ? ये कौन है? गार्ड बोला। मैडम, ये भिखारी है, बकवास कर रहा है। नैना की नजर अर्जुन के हाथ में पकड़ी उस बेहद गंदी पर अत्यंत सावधानी से सुरक्षित डायरी पर पड़ी। तुमने क्या कहा? अर्जुन ने फुटपाथ की ओर इशारा किया। मैडम, नीचे जो फाइबर केबल्स है उनमें हर 2 मिनट पर एक स्टार्टर जा रहा है, जैसे डाटा हिचक रहा हो। ऐसा तब होता है जब सिस्टम को लगता है कि वो खतरे में है और वो खुद अपने आप को एक सैंडबॉक्स में बंद कर लेता है। पैसा उसी सैंडबॉक्स में फंसा है। नैना एक पल को रुकी। उसकी आईटी टीम पिछले 1 घंटे से कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने गार्ड से कहा, इसे अंदर ले चलो। पहली बार अर्जुन उस चमकदार, ठंडी, सुगंधित लॉबी में दाखिल हुआ। लोग उसे घूर रहे थे। ये भिखारी यहाँ क्यों? फुसफुसाहटें उठने लगी। बॉर्डर में वरुण खन्ना अब भी गुस्से में थे। ये कौन है? इसे यहाँ क्यों लाया गया? नैना ने कहा, सर, ये लड़का कह रहा है कि पैसा अभी भी हमारे सिस्टम में है और तुम इस भिखारी की बात मान रही हो। वरुण चिल्लाए। अर्जुन बिना डरे एक बड़ी स्क्रीन के पास गया जिस पर एरर मैसेज ठिमक रहे थे। उसने एक खास लॉग हाईलाइट किया। ये देखिए, हर ट्रांजैक्शन आईडी के आखिरी 2 डिजिट वे लूप बना रहे हैं। 0, 1, 12, 23, 34। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिस्टम खुद मदद के लिए चिल्ला रहा है, पर हम उसकी भाषा नहीं समझ रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव सिन्हा, आईटी हेड, ने करीब से देखा। हेवंस, ये सही है। ये एक डिस्ट्रेस सिग्नल है, पर यह प्रोटोकॉल तो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं है, अर्जुन ने धीरे से कहा। ये विश्वास है। मशीन को भरोसा है कि कोई उसे बचाने आएगा। जिसने ये किया उसने सोचा सिस्टम सिर्फ मशीन है, पर सिस्टम ने याद रखा कि उसे किसने बनाया था और किस लिए। वरुण खन्ना ने अर्जुन को गौर से देखा। तुझे ये सब कैसे पता? अर्जुन ने अपनी डायरी खोली जिसमें हाथ से बनाए सर्किट और बाइनरी कोड के पैटर्न थे। मेरे पिता, वो यहाँ के तार बिछाते थे। वो कहते थे, हर तार में एक आवाज होती है बेटा, सच्चाई की आवाज। मैं उन आवाजों को सुनता हूँ सर, और आज आपके सिस्टम की आवाज डर रही है। नैना ने निर्णायक स्वर में कहा, सर, हमारे पास समय कम है, मैं इस पर भरोसा करती हूँ। वरुण ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे वो सब दो जो चाहिए। अर्जुन ने एक साधारण नेटवर्क से कटा हुआ कंप्यूटर मांगा। उसकी ठंड से कांपती उंगलियां कीबोर्ड पर रखी गई। वो कोड नहीं लिख रहा था, वो एक कहानी टाइप कर रहा था। सिस्टम को उसके जन्म की कहानी याद दिला रहा था। उसने सिस्टम के सबसे पुराने बैकअप से 10 साल पुराने छोटे छोटे इंटरनल टेस्ट ट्रांजैक्शन ढूंढे। ये देखिए, वो बोला, ये 10 रुपए 20 रुपए के ट्रांजैक्शन है, जब कंपनी शुरुआत में अपने पहले कर्मचारियों को तनख्वाह देती थी। सिस्टम ने इन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया था। यही उसकी याद है, इसी से उसे भरोसा आएगा। एक के बाद एक उसने उन प्राचीन सूक्ष्म ट्रांजैक्शन को एक विशेष पैटर्न में सिस्टम के कोर में भेजा। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक नई बार उभरी। सिस्टम ट्रस्ट 15%, 42%, 70%। पर तभी एक कर्कश अलार्म बजा। स्क्रीन काली पड़ गई। सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस इनिशिएटेड। क्या मतलब? नैना ने पूछा। मतलब, जिसने ये किया उसे पता चल गया कि हम सिस्टम को वफादार बना रहे हैं। अब वो पूरे सर्वर को क्रैश कर देगा ताकि सबूत ही मिट जाए। कौन है वो? अर्जुन ने एक फाइल खोली। एक आईपी, फिर एक एक्सेस लॉग और फिर एक नाम। कंपनी का ही वाइस प्रेसिडेंट समीर कपूर। कमरे में हड़कंप मच गया। उसके पास एग्जिट प्लान है। अर्जुन ने कहा, पैसा वापस लाने के लिए मुझे मुख्य सर्वर को 90 सेकंड के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। ये एक बंद कमरे में करना होगा, वो भी मैन्युअल रिबूट स्विच दबाकर। पागल हो गया है क्या? राजीव चिल्लाया। पूरी कंपनी का ऑपरेशन रुक जाएगा, शेयर गिर जाएंगे। अगर नहीं किया
अर्जुन ने स्पष्ट किया तो पैसा तो जाएगा ही, सारा डाटा भी नष्ट हो जाएगा। और वो आदमी गायब। वरुण खन्ना ने अर्जुन की आंखों में देखा, डर नहीं, दृढ़ संकल्प था। तुम्हें कैसे पता कि ये काम करेगा? क्योंकि मशीनें, वो भी जीना चाहती हैं। सर, अर्जुन ने कहा, मुझ पर भरोसा करिए। वरुण ने एक गहरी सांस ली और कहा करो। अर्जुन को सर्वर रूम के भीतर ले जाया गया, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां सूट टाई वाले लोग भी बिना परमिशन नहीं जा सकते। उसने लाल रंग के एक बड़े स्विच को देखा, इमरजेंसी फुल शटडाउन। उसने स्विच को दबाया, पूरी इमारत में लाइटें झपकी और बुझ गई। सभी कंप्यूटर बंद, लिफ्ट अटकी, बाहर चीखें। अंदर सर्वर रूम में सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की लाल रोशनी थी। अर्जुन ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा जिस पर उसने एक विशेष हैंडशेक प्रोटोकॉल बनाया था, सिस्टम को जगाने का एक कोडेड गीत। उसने उसे एक ऐसे पोर्ट में डाला जिसका अस्तित्व सिर्फ बिल्डर्स को पता था। धीरे धीरे एक के बाद एक सर्वर पर हरी लाइटें झिलमिलाने लगी। एक शांत गूंजती हुई हम भरी आवाज कमरे में गूंजी, मानो सिस्टम ने सांस ली हो। एक बड़ी स्क्रीन जली और उस पर नंबर दौड़ने लगे। 100 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़। पैसा वापस अपने मूल खातों में लौट रहा था। जैसे ही 90 सेकंड पूरे हुए, मुख्य पावर वापस आई। स्क्रीन पर एक संदेश चमका, 800 करोड़ रिस्टोर्ड, ऑल सिस्टम्स नॉमिनल, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस अबॉर्टेड। उसी क्षण नैना के फोन पर कॉल आया। समीर कपूर को कंपनी के हेलीपैड से उड़ान भरने ही वाले थे, तभी हेलीकॉप्टर से पुलिस ने पकड़ लिया था। एक गहरी सामूहिक राहत की सांस कमरे में घूम गई। वरुण खन्ना ने अर्जुन की ओर देखा, जो अब भी स्विच के पास खड़ा था। उसका कंबला अब भी उसके कंधों पर था। तुम्हारा नाम? अर्जुन। तुमने आज जो किया वो कोई इंजीनियर नहीं कर सकता था। तुम क्या चाहते हो? पैसा, घर, नौकरी? अर्जुन ने कुछ पल सोचा। एक जगह, सर, बस एक छोटी सी जगह जहां मैं और मेरे जैसे दूसरे इन तारों की आवाज सीख सकें, ताकि अगली बार कोई सिस्टम डरे तो उसे पता हो कि कोई उसे सुनने वाला जरूर आएगा। 1 साल बाद उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अब एक बढ़िया आलिशान घर है। उस पर एक बोर्ड लगा है, अर्जुन साइबर श्रवण केंद्र। उसके अंदर सड़क से उठाए गए कुछ बच्चे हेडफोन पहने बैठे हैं, फटे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर डाटा स्ट्रीम को सुन रहे हैं, उनकी धुन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्जुन, वो अब भी उसी फुटपाथ पर रहता है, बस अब उसके पास एक साफ सुथरी गर्म जैकेट है और एक आई कार्ड जो उसे ग्लोबल टेक की लॉबी में बिना रोक टोक आने जाने देता है। उस पर लिखा है चीफ लिसनिंग ऑफिसर। उस दिन के बाद ग्लोबल टेक के हर नए सिस्टम में एक छुपा हुआ मॉड्यूल जोड़ा जाता है। जब भी सिस्टम को कोई अनैतिक कमांड मिलता है, वो सिर्फ रिजेक्ट नहीं करता, वो एक सवाल पूछता है, क्या ये निर्णय अर्जुन के नैतिक कोड से मेल खाता है? दोस्तों, कभी कभी समाधान सबसे अप्रत्याशित जगह से आता है, सबसे अनसुनी आवाज से। ज्ञान की पहचान डिग्री से नहीं, दृष्टि से होती है। अगर ये कहानी ने आपको छुआ है तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मार्मिक और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस कहानी को शेयर जरूर करें, शायद इससे किसी की नजर किसी अर्जुन पर पड़ जाए जिसकी प्रतिभा अनदेखी हो रही हो। नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।